नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस प्रीवियस ईयर श्रृंखला में हम देखने वाले हैं मॉक टेस्ट संख्या 6, जिसमें टॉप 20 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के रहेंगे। इसमें और स्टैटिक जीके भी रहेगा। ठीक है, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और माँ कसम मिलने का मजा भी आएगा। देखो, आपने जो मंजिल निर्धारित की है तब तक ना रुकना जब तक आपको वो मिल ना जाए। ठीक है, ठीक है। आज की श्रृंखला का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? देखो, महान विभाजक वर्ष क्या होता है? एक ऐसा वर्ष जिसमें संख्या बढ़ने की बजाय घट जाती है। क्या होता है? बढ़ने की बजाय घट जाती है, तो उस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं। देखो, 1911 से 1921, यानी कि जब 1921 की जनगणना हुई थी तो 1911 की तुलना में यहाँ की जनगणना कम हो गई थी, तो इसको महान विभाजक वर्ष कहेंगे। यानी कि यहाँ पे जनसंख्या कम हो गई थी। ठीक है, इस जनगणना में जनसंख्या कम हो गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1921। ठीक है, इस महान विभाजक वर्ष कौन सा था? 1921। देखो, 1911 में क्या हुआ था आपका? दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। देखो, दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था, लेकिन ये बनी कब थी? ये बनी थी 1912 में। ठीक है, जो घोषित कब हुई? 1911 में, और बनी कब थी? 1912 में। ठीक है, 1901 इस समय नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। किसकी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना। ठीक है, स्थापना। तो ठीक है, इसका क्या हो गया? नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1931। इस समय हुआ था गांधी इरविन समझौता। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। ठीक है, इसी को कहते हैं दिल्ली समझौता। इसको याद रखना, गांधी इरविन समझौता को ही क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सियामारा कास्त्रो किस देश की राष्ट्रपति बनी है? यानी कि जो सियामारा कास्त्रो है, ये किस देश की राष्ट्रपति बनी? देखो, हंगरी की हाल ही में महिला राष्ट्रपति बनी है, जिनका नाम है कैटलिन नोबॉक। क्या है? कैटलिन नोबॉक। ठीक है, इसको याद रखना। इससे हो जाएगा, देखो, कैटलिन से हो गया, इसको बना लो कैटरीना हंगरी हो गई भूखी, यानी कि कटरीना भूखी है, तो हंगरी से क्या हो गया? कैटलिन नोबॉक हंगरी की। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किसीदो। ठीक है, फोमियो किसीदो, इसको याद रखना। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किसीदो। होंडुरस, देखो सियामारा कास्त्रो जो है, ये होंडुरस की पहली महिला, यानी कि महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, इसको याद रखना, होंडुरस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? होंडुरस। इजराइल में एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू ये एक बार फिर से यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, कौन बन गए? प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अम्ल को चींटी काटते समय त्वचा में इंजेक्ट कर देती है? यानी कि ऐसा कौन सा अम्ल है जिसमें जब चींटी काटेगी तो वह अपने त्वचा में वह अम्ल छोड़ देगी? देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फार्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा? फार्मिक अम्ल। ठीक है, इसका आंसर चींटी या मधुमक्खी। क्या? मधुमक्खी जब हमको काटती है, और लाल चींटी या मधुमक्खी, इनमें क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। ठीक है, इसका ये क्या हो गया? टार्ट्रिक क्या हो गया? इस इमली में पाया जाता है, इमली में। ठीक है, ये क्या हो गया? टार्ट्रिक। ठीक है, और ये साइट्रिक अम्ल ये पाया जाता है आंवला में। किसमें? आंवला में, करौंदा के साथ साथ नींबू में। ठीक है, इसको याद रखना, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, देखो, साइट्रिक अम्ल करौंदा में नहीं पाया जाता, ये करौंदा में पाया जाता है टार्ट्रिक। ठीक है, इसको याद रख लेना, गलती हो गई यहाँ पे। करौंदा में आंवला और नींबू में कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक। और टार्ट्रिक पाया जाता है इमली और करौंदा, और एक और था आपका, क्या था? अंगूर। ठीक है, इसको भी याद रख लेना, इसको भी अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चींटी काटते समय या मधुमक्खी काटते समय कौन सा अम्ल डाल देती है? यानी कि फार्मिक अम्ल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फार्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे व्यवस्थित शहर कौन था जो 3 भागों में विभाजित था?
यानी कि पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे व्यवस्थित शहर। देखो इसमें आपको ग्रिड पद्धति, यानी ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति क्या होती है, जहाँ पर 90 डिग्री पर सड़कें मुड़ती हैं, इसे कहते हैं ग्रिड पद्धति। ये 90 डिग्री पर सड़कें मुड़ती हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्रिड पद्धति। ये था आपका सबसे व्यवस्थित शहर, क्या था आपका, था धौलावीरा, ठीक है। ये 3 भागों में विभाजित था, अन्य शहर जो थे वो 2 भागों में थे, लेकिन ये जो था 3 भागों में, ठीक है। ये मानदा क्या हो गया, ये सबसे उत्तरी, सबसे उत्तरी कहाँ का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग क्या हो गया, मानदा, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, इसको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में। लोथल गुजरात में, ठीक है, ये कहाँ है, गुजरात में, कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। दायमाबाद ये है आपका सबसे सबसे दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग, ठीक है, इसको याद रख लेना, दक्षिणी भाग दायमाबाद, ये पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। और अगर आपसे पूछे सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वी पूछा जाए तो बता देना आप, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी, हिंडन नदी, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका। आपको इसको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी भाग में हिंडन नदी के किनारे कौन सा स्थान पड़ता है, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना, पुतिन आपको बताना है, ठीक है, जल्दी से छाप के बताओ इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा, 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य, 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य कौन सी जनजाति, कौन सी जनजाति का प्रभुत्व पंजाब में था, क्या पूछ रहा है, पंजाब में 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, यानी कि सबसे ज़्यादा सत्ता में थी, कह सकते हैं सत्ता में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, खोखर, खोखर जनजाति। देखो जब 1206 में इस जनजाति ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह किया, तो गौरी इस विद्रोह को दबाने गया था, ठीक है। इस खोखर जनजाति ने यहीं पर 1206 में मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। कौन सी जनजाति थी मोहम्मद गौरी को मारने वाली, खोखर जनजाति, ठीक है। ये कहाँ पे पाई जाती, 13वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई गई थी, पंजाब में, ठीक है। वर्तमान में इसकी अल्प मात्रा में पंजाब में और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। भील जनजाति ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। गोंड ये भारत की सबसे दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी। और यदि पूछे आपसे उत्तर प्रदेश की सबसे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो ये पाई जाती है थारू, ठीक है, इसको याद रख लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, खोखर जनजाति, ठीक है, खोखर जनजाति 13वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेपो रेट कौन जारी करता है, रेपो रेट ये बैंकिंग संबंधित आपका प्रश्न है। मौद्रिक नीति समिति, गईपोरिया समिति, चक्रवर्ती समिति, वित्तीय क्षेत्रीय सुधारक समिति। देखो ये सभी समितियां जितनी भी हैं ये सभी बैंकिंग से संबंधित हैं, किससे, बैंकिंग से, ठीक है। इसको याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका मौद्रिक नीति समिति, क्या हो जाएगा, मौद्रिक नीति समिति। देखो मौद्रिक नीति समिति का हेड कौन होता है, इसका हेड होता है आरबीआई का गवर्नर, कौन सा, गवर्नर। वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास, कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है, इसको याद रख लेना अच्छे से, कौन है वर्तमान में आरबीआई गवर्नर, शक्तिकांत दास। तो क्या हो गया, रेपो रेट कौन जारी करता है, मौद्रिक नीति समिति। और रेपो रेट होती क्या है, देखो आरबीआई द्वारा जब अन्य बैंकों को कर्ज दिया जाता है, अन्य बैंकों को जिस दर पर दिया जाता है वही क्या कहलाती है, रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट, इसको याद रख लेना। आरबीआई जब किसी अन्य बैंकों को, जैसे एसबीआई है, कैनरा बैंक, एचडीएफसी है वगैरह, इन बैंकों को जब ये लोन देगी आरबीआई तो ये रेपो रेट कहलाएगी, ठीक है, क्या कहलाएगी, रेपो रेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है। देखो ऑनलाइन, ऐसी कौन सी बैंक है जो ऑनलाइन होती है, यानी कि इसकी कोई शाखा नहीं होती, यानी कि भौतिक शाखा, इसकी कहीं कोई शाखा नहीं होगी। जब भी इसकी शाखा आप देखेंगे तो कोई कहीं नहीं होगी, ठीक है, इसकी कोई शाखा नहीं होती है, ठीक है, इसको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका नियो बैंक, ठीक है। ये एक फिनटेक कंपनी की क्या है, स्टार्टअप शाखा है, ठीक है, इसको याद रख लेना, क्या है, फिनटेक कंपनी की स्टार्टअप शाखा, ठीक है। कौन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसका कोई मुख्यालय नहीं होता, यानी कि कोई शाखा ही नहीं होती बैंक की, वो ऑनलाइन बैंक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नियो बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। देखो इनका ऑप्शन है आपका कुंडाग्राम, वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया बिहार। देखो कुंडाग्राम, वैशाली, यहाँ पर जन्म हुआ था महावीर स्वामी। तो ये कौन थे, ये जैन धर्म के
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें। ठीक है, इसको याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडाग्राम नामक वैशाली में। ठीक है, अगर ये ऑप्शन है हमारा लुम्बिनी कपिलवस्तु, यहाँ पर हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। किसका? महात्मा बुद्ध का जन्म। ठीक है, इसको याद रखना आपको अच्छे से। ठीक है, इनकी माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। और इनकी माता का नाम था महामाया और पिता थे शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? कुंडाग्राम वैशाली। यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में। ठीक है, इसके 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर प्रांशु तिवारी, छाप के बताओ। प्रांशु तिवारी, छाप के बताओ जल्दी। 23वें तीर्थंकर कौन थे इसके? ठीक है, 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के। किसके? जैन धर्म के। जल्दी से छाप के बताओ इसको। पुतिन, आप भी छाप के बताओ। ठीक है, आप बताओ पहले तीर्थंकर कौन थे? पुतिन, पहले तीर्थंकर कौन थे? छाप के बताओ जल्दी से, पहले तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? पारिस्थितिकी तंत्र, देखो पारिस्थितिकी नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था टेंसले ने। किसने? टेंसले ने। कब दिया था? 1935 में। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसने दिया था? टेंसले ने। ठीक है, पूछ रहा है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जहाँ पर पशु प्लस पौधे और जैव, मतलब पशु हों, पौधे हों, और यहाँ मतलब विभिन्न प्रकार की जीव जंतु पाए जाते हों। जीव जंतु। ठीक है, इसको याद रखना। पशु पौधे और जीव जंतु पाए जाते हों, इस स्थान को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, और क्या पूछ रहा है आपको? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? देखो बांध, ये कृत्रिम है। कृत्रिम, इसको कौन बनाता है? बांध नदियों पर बांध कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है, तो ये कृत्रिम हो गया। बगीचा भी मनुष्य लगा देता है। जैसे आपने देखा हो आजकल अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। अभ्यारण्य, ये बगीचा का पर्यायवाची हो गया अभ्यारण्य। देखो ये भी कृत्रिम है, ये भी कृत्रिम है। कृत्रिम झील, ये तो जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, पंत सागर, ये कहाँ है? सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में, सोन नदी के ऊपर, सोन नदी। ठीक है, छाप लेना इसको। क्या पूछा है? प्राकृतिक पूछा है। ठीक है, तो ये तीनों तो कृत्रिम हो गए, A B C तीनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेगिस्तान में देखो आपकी वनस्पति भी पाई जाती है, ऊँट भी पाया जाता है, और छोटे मोटे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो ये कैसा हो गया? कृत्रिम प्राकृतिक तंत्र। कृत्रिम नहीं, सॉरी माफ करना, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में थुंडी और कदमत ब्लू फ्लैग टैग पाने वाले तट कहाँ स्थित हैं? थुंडी और कदमत ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है, ये कहाँ स्थित है? देखो ब्लू फ्लैग टैग इसको देने वाली संस्था है आपकी, देखो ये एक डेनमार्क की संस्था है। कहाँ की? डेनमार्क की। कहाँ की है? डेनमार्क की। ठीक है, डेनमार्क की एक संस्था है। इसका नाम है फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। ठीक है, FEE। इसको ये संस्था देती है। थुंडी और कदमत बीच, मतलब ब्लू फ्लैग GI टैग, यानी कि तट है ये क्या है? तट, समुद्र के तट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? थुंडी और कदमत कहाँ है? थुंडी और कदमत लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में। ठीक है, अब भारत में कुल 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीच हो गए। ठीक है, क्या? 12। पहला कौन था? पहला था पुरी उड़ीसा का। कौन था? गोल्डन बीच। ठीक है, इसको याद रखना। ये भारत का पहला ब्लू फ्लैग टैग वाला था तट। और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? थुंडी और कदमत कहाँ पर स्थित है? इसको छाप लेना, करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थुंडी और कदमत कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में। ठीक है, सूरत में अभी हाल ही में क्या बना है? यहाँ पर स्टील से सड़क बनी है। ठीक है, इसको याद रख लेना, सड़क। अंडमान निकोबार साउथ बटन नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा। ठीक है, इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रिलीज RRR यानी कि RRR मार्च 2022 में रिलीज मूवी किसके जीवन पर आधारित है? देखो जो RRR
आर आपकी मूवी रिलीज हुई थी, ये भारत के 2 क्रांतिकारी थे, एक थे अल्लूरी सीताराम राजू और कामाराम राजू। इन्होंने पूर्वी तट पर पूर्वी घाट कह सकते हैं इसको, पूर्वी घाट, यानी कि जो अपना यहाँ से ये वाला क्षेत्र, ये भारत का जो ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, इन्हीं के जीवन पर आधारित एक मूवी बनाई गई है जिसका नाम है RRR। ठीक है, इनका नाम क्या है? अल्लूरी सीताराम राजू और कामाराम भीम। इसको याद रखना। ठीक है, पूछ सकता है आपसे ये क्वेश्चन, ए और बी दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ये भी थे अल्लूरी सीताराम राजू और कामाराम भीम भी। ठीक है, इसके निर्देशक कौन थे? निर्देशक अगर पूछ ले आपसे, निर्देशक पूछ ले तो बता देना आप, SS राजामौली। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए और बी दोनों, यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू और कामाराम भीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है? यानी कि पंजाब में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, देखो पंजाब में त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? त्यौहार तो मनाया जाता है लोहड़ी, इसे बैसाखी भी कहते हैं, बैसाखी। ठीक है, तो कहते हैं बैसाखी। यह प्रतिवर्ष, अरे सॉरी, बैसाखी नहीं कहते इसको, लोहड़ी कहते हैं। लोहड़ी एक किस माह में मनाया जाता है? आपको छाप के बताना जल्दी से, किस माह में मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो सभी लोग जल्दी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जनवरी। देखो लोहड़ी, इसी को हम अपने देश में क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। ये इसके एक दिन पहले जो आपके घर में खाना पीना बनता है उसी को कहते हैं लोहड़ी। एक दिन पहले, ये अक्सर 13, 14 और 15 जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, 13, 14, 15 जनवरी में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार लोहड़ी। और आपको बता दें बैसाखी कब मनाया जाता है? बैसाखी मनाया जाता है अप्रैल माह में। कब? अप्रैल माह में। ठीक है, अप्रैल माह, इसको भी याद रखना, ये भी पंजाब का ही त्यौहार है। ठीक है, बैसाखी के दिन ही 13 अप्रैल 1919 को एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट किस दिवस की थीम है? देखो, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, इसको छाप लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट किस दिवस की थीम है? देखो, जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। कब मनाया जाता है? 21 जून। और पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है, इसको छाप लो, जल्दी से छाप लो। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट थीम किसकी है? यह है पृथ्वी दिवस की। ठीक है, इसको छाप लो, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। ठीक है, इसकी क्या थीम है? जल दिवस की है मेकिंग, इसको भी छाप लो, मेकिंग विजिबल इनविजिबल। ठीक है, इनविजिबल। ठीक है, इसको भी छाप लो, मेकिंग विजुअल इनविजिबल। ठीक है, अदृश्य को दृश्य बनाना। ठीक है, योग दिवस की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, मानवता के लिए योग। क्या हो गया? मानवता के लिए योग। ठीक है, इसको भी छाप लो, इसको भी जल्दी से लिख लो। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? क्या हो गया? इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट किसकी थीम है? यानी कि पृथ्वी दिवस की थीम है। किसकी है? पृथ्वी दिवस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन एक फूल का भाग है? देखो, निम्न में से कौन एक फूल का भाग है? सिरा विन्यास, मध्य सिरा, स्त्री केसर। देखो, फूल का एक भाग तो है स्त्री केसर। फूल में क्या पाया जाता है? स्त्री केसर और पुंकेसर। ये होता है मादा, ये मादा होता है और ये नर होता है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्त्री केसर। क्या हो जाएगा? स्त्री केसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आप लोग यार शेयर नहीं कर रहे, शेयर भी करते चलो यार जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखो, विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इसको याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस
राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, इसको छाप लो। ठीक है, 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस। ठीक है, इसको भी छाप लो जल्दी से। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। देखो 10 जनवरी को हो जाएगा इसका आंसर विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। इसको छाप लो। इसीलिए ये कब से मनाया जाने लगा? 1975 से। इसको 10 यानी कि 1976 में पहली बार मनाया गया था। 1975 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है। और 12 अगस्त को युवा दिवस क्या हो गया? युवा दिवस। इसी दिन होता है हाथी दिवस। इसको रटने की एक ट्रिक है। देखो युवा हाथी के समान है, यानी कि युवा जो है हाथी के समान है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। ठीक है, इसको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला मकबरा कहाँ स्थित है? देखो भारत का पहला मकबरा, देखो सबसे पहले तो यही आता कि पहला मकबरा था कौन? ये था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा क्या था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। इसे भारत का पहला मकबरा मानते। ठीक है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा था। इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था और यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दिल्ली। अजमेर में क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, इसको याद रखना, 2.5 दिन का झोपड़ा। औरंगाबाद में क्या है? बीबी का मकबरा। ठीक है, औरंगाबाद का हाल ही में नाम बदल गया है। इसका नाम हो गया संभाजीनगर। ठीक है, संभाजीनगर इसका नया नाम हो गया औरंगाबाद का। ठीक है, औरंगाबाद में क्या है? बीबी का मकबरा। हैदराबाद में चार मीनार, इसको भी याद रखना। ठीक है, और अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और दिल्ली में आपका सुल्तानगढ़ी का मकबरा, यानी कि भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा नई दिल्ली में इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया। इसका आंसर क्या होगा हमारा? नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? देखो ये आपका एक वुमेन का इसकी मेजबानी भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। ठीक है, लेकिन अगर यही पूछ रहे आपसे 2023 का मेंस का, यानी कि लड़कों का कौन करेगा? चाइना। ठीक है, इसको छाप लेना। तो इसमें पूछा है एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर चीन भी होगा, भारत भी होगा। चीन में किसका होगा? मेंस का होगा। भारत में वुमेन्स का। भारत में 2022 में होगा। ठीक है, इसको छाप लेना। 2022 का पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, 2022 का भारत। यूएई में हाल ही में क्या हुआ है? एशिया कप। ठीक है, इसको किसने जीता है? श्रीलंका ने। ठीक है, श्रीलंका ने जीता। किसको हराकर? पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान को हराकर किसने जीता? श्रीलंका ने। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा? भारत में होगा आपका पहला एशियाई फुटबॉल कप 2022। ठीक है, पहला नहीं होगा यहाँ पे। एशिया फुटबॉल कप 2022 भारत में होगा। ये वुमेन्स के लिए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित है जो खंडरों के लिए प्रसिद्ध है? यह विजयनगर में स्थित है। देखो विजयनगर कहाँ है? विजयनगर है ये कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। ये कर्नाटक का नवीनतम जिला भी है। नवीनतम जिला। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन हो गया आपका। तो इसका विजयनगर की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का। ठीक है, ये 2 भाई थे, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी। तो इस खंडरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध हो जाएगा? हम्पी हो जाएगा। ठीक है, मैसूर में कौन थे? हैदर अली और कौन? टीपू सुल्तान। ठीक है, इनको याद रख लेना, मैसूर से संबंधित थे। चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किसकी? टीपू सुल्तान की चौथे अंग्ल मैसूर में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक यानी कि 300 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन है? दुनिया के। यहाँ पे भारत के नहीं पूछा। अगर भारत के पूछा जाए तो आपको वीरेंद्र सहवाग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दुनिया का पूछा जाए तो एनडी संथम। ये कहाँ के थे?
ये थे इंग्लैंड के। इन्होंने 1930 में 325 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एंडी संथम। ठीक है। 13 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज। अगर भारत का पूछा जाए तो वीरेंद्र सहवाग, इन्होंने दो लगाए हैं, 2 13 शतक, यानी कि 300 रन 2 बार बनाए इन्होंने। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुनिया के पहले कौन हो जाएंगे? एंडी संथम। अगर आपसे पूछे 400 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज तो हो जाएगा आपका ब्रियान लारा। ठीक है, ब्रियान लारा। इसका आंसर क्या होगा हमारा? एंडी संथम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीसी की कौन सी धारा के तहत महिला सहमति बिना गर्भपात कराने को अपराध माना जाता है? यानी कि जब तक महिला ना चाहे तब तक आप गर्भपात नहीं करा सकते। यह कौन सी आईपीसी धारा में लिखा है? देखो, इसका तो लिखा है आपका आईपीसी धारा, किसमें लिखा है? इसका लिखा है आईपीसी धारा आपके 313 में। किसमें? 313 में। ठीक है। 313 में क्या लिखा है? 313 में क्या लिखा है कि महिला की सहमति के बिना अपराध है यदि आप गर्भपात कराते हैं। लेकिन अगर महिला चाहे तो यह 312 में लिखा है। यदि महिला चाहे तो 312 में लिखा है कि गर्भपात करा सकती है, वो भी 24 हफ्तों तक का। 24 हफ्तों तक का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 313। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।